हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई लोगों, कैसे हो सब लोग। मुझे उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2027 बैच में। हम लोग अभी एक बहुत धांसू, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाम है उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं कि सर एकदम माहौल सेट है, आवाज आपकी अच्छे से आ रही है, शक्ल आपकी जैसी भी है हमें दिखाई दे रही है। यस, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाइए भाई सारे लोग, फटाफट से आ जाइए, सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत प्यारी चीज आज वाले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको मजा बहुत आने वाला है आज वाले सेशन में। यस, मुझे साथ साथ ये भी उम्मीद है कि जो लास्ट क्लास में मैंने सेशन दिया था स्पेक्ट्रम वाला, वो स्पेक्ट्रम वाला सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हालांकि फिजिक्स की कहानी थी, हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया क्योंकि कई जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में नाम लिखा हुआ था, है ना, लेकिन हमने उसको भी निपटा दिया सर। यस, हाँ जी। तो आज वाला जो सेशन है, और मेरे से बच्चा ये पूछ रहा था कि सर स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, स्पेक्ट्रम पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है जो आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, है ना। स्कूल एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्पेक्ट्रम सिर्फ समझने के लिए था, क्योंकि जब मैं आपको बोर्स मॉडल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक नाम लूंगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें ये जो चीज है वो आपके काम में आएगी। ठीक है, डन है? नहीं देखा बे? कैसे, क्यों क्यों नहीं देखा? ये देखो, ये ज्ञानी आदमी कह रहे नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भाई? यार ये कितनी गलत बात है, बताओ यार, क्यों नहीं देख रहे हो तुम लोग? हाँ, एक बार मुझे पोल करने दो जरा, कितने बच्चों ने ईमानदार और ईमानदारी से ना, तुम्हें जेई की सौगंध है, अगर कोई झूठ बोल गया ना, हाँ जेई की सौगंध है तुम्हें, जिसने देखा है सेशन पूरा, जिसने पूरा सेशन लिख देखा है थम्स अप करेगा, जिसने नहीं देखा थम्स डाउन करेगा, और जेई की सौगंध है तुम्हें कोई झूठ बोल गया ना अगर, हाँ देख लेना तुम फिर, जेई की कसम है तुम्हें। पोल मैंने दे दिया तुम्हारे सामने, अभी पता तो लगे साला मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं क्या फायदा उसका। अपना संडे मैंने भी खराब किया, 1 घंटा, 1 घंटा मैं सेशन रिकॉर्ड किया, यस। फिर उसके बाद 2 मैंने होमवर्क डिस्कशन रिकॉर्ड किए, लगभग 1 घंटा उसमें लगा, 2 घंटे। फिर उसके बाद 1.5 घंटा मुझे घर से आने और जाने में लगा, 3.5 घंटे। वो कंटेंट प्रिपेयर करने में घंटा भर लगा होगा, 4.5 घंटे भाई मैंने कल संडे के आप लोगों के लिए दिए, और अगर तुम नहीं करके आए हो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है ना। हाँ, एकदम दिल तोड़ दोगे तुम मेरा। यस, हाँ ये तो दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी भाई, देखो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ऐसे मान लो। पोल हो रहा है खत्म, देख ले रिजल्ट एक बार, रिजल्ट रिजल्ट देख लिया जाए, रिजल्ट देख लिया जाए सर। पोल का रिजल्ट 69.9, मतलब 68% बच्चों, 69.97, मतलब 70% बच्चों ने देखा है और 30% बच्चों ने नहीं देखा। बेटा ये बहुत ही गलत बात है, मैं बताऊं 30% इज अ वेरी 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 बिग नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत गलत बात है ना, ये बहुत ही गलत चीज है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं ना, अगर सेशन नहीं देखा मान लो एक बार के लिए, फिर तो लफड़ा हो लिया नहीं। हाँ, मैं इसीलिए तुम्हें कहता हूं हर दिन का काम हर दिन करो, क्लास को लाइव लेने की कोशिश करो, रिकॉर्डेड सेशन जिस दिन आया उसी दिन उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, जैसे आज वाली क्लास है, लाइव लो भाई, क्लास लाइव अटेंड करो, वही सबसे जरूरी चीज है, वही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्लास में लाइव में नहीं आओगे तो बैकलॉग इकट्ठा होएगा, है ना, और अगर बैकलॉग इकट्ठा हुआ धीरे 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 चीजें दिक्कत आती है ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, फिर आप लोग भागने लगते हो, वो केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। भाई केमिस्ट्री मुश्किल तूने बना लिया यार, तूने मेहनत ही नहीं करी, बहुत गलत बात है ना बेटा, इसको वापस देखना, है ना, और इसको करना यार, इसको छोड़ना मत, मैं तुमसे ये चाहूंगा, है ना, ऐसी चीजें मत किया करो। यस, सेशन अगर देखोगे नहीं तो फिर अगली क्लास में समझ कैसे आएगा। और सुनो, मैंने आपको होमवर्क डिस्कशन भी दे दिया था, इस चैप्टर का कोई होमवर्क डिस्कशन मेरी तरफ से बाकी नहीं है ना। कल वाले में तो वैसे ही कोई न्यूमेरिकल नहीं था, लास्ट क्लास तक के होमवर्क डिस्कशन में सब कुछ दे चुका हूं, कुछ भी मेरी तरफ से बाकी नहीं है। खान सर को क्या, अरे खान सर अब क्या करे तो यार, अब बेचारा आदमी, है ना। आओ आओ, सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं होता भाई, है ना,
और यही जो लोग ना एकदम आपको तारीफों की पुल बांध के रखते हैं ना, जो आपको सर आंखों पे बिठाई के रखते हैं, है ना, ऐसे लोग कैसे पलट जाते हैं ना, पता भी नहीं लगता, है ना। कैसे खान सर से फैजल खान बन जाता है, पता भी नहीं लगता। इस देश का दुर्भाग्य है, मैं बताऊं। यस, मैं आपको बताऊं, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिसके अंदर टीचर्स को, जिन्होंने सिस्टम के लिए इतना अच्छा काम किया, बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया, जो काम सरकारों को करना चाहिए वहां पर एक इंसान कर रहा है। कम पैसों में लोगों को हॉस्पिटल्स की सुविधा दे रहा है, उसमें इतनी सारी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसके आप ऑडिट करवा रहे हो, उस पर ताला लगाने की कोशिश कर रहे हो। कोचिंग पे जो जो बंदा 250-300 रुपए में, है ना, कोर्सेज दे रहा है, उस पर सारी चीजें हो रही है। इस देश का दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, ऐसे इंसान को मतलब अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ रही है ना। क्या कर सकते हैं भाई? हाँ बताओ क्या करें हम। आज हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो धांसू टॉपिक है, उसका नाम है बोर एटॉमिक मॉडल। ये हम लोग आज वाले सेशन में स्टार्ट कर देंगे। ये अपना भैया जी टेलीग्राम चैनल है। यस, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। और सुनो, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना गुनाह हो गया, है ना। साला हर दिन आए दिन एक ना एक पुल टूटने की खबर आती है बिहार से, उनका कुछ नहीं होता, वो गुनाह नहीं है ना। हर दिन मिलावट की खबर आती है, आज दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, खाने में मिलावट। साला लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। लेकिन सुना तुमने कोई बड़ा बड़ा आदमी पकड़ा गया, उसके ऊपर उसका वो लगा दिया हो, उसकी फैक्ट्री पे ताला लगा दिया हो? सुना है तुमने कभी? लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं एक भाई साहब के लिए, है ना, उससे देश का कुछ बुरा नहीं हो रहा। समझ रहे हो, है ना। कोई नेता, कोई बड़ा आईएएस आईआरएस ऑफिसर, है ना, कोई नहीं पकड़ा जा रहा। लेकिन पकड़ा कौन जा रहा है? जो बोल रहा है, लोगों को शिक्षित करना चाह रहा है। ऐसे लोग टारगेट पे। सोनम वांगचुक का नंबर आया, उसको बेचारे को पकड़ के जेल में डाल दिया कई महीनों तक। अब ये है, कल को कोई और होएगा, तीसरा दिन कोई और होएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी गलती है या किसकी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कहीं तो रैशनल होना पड़ेगा। अगर ये चीज गलत है तो भाई साहब इससे भी गलत चीजें हर दिन इस देश के अंदर पता नहीं कितनी सारी हो रही हैं। कोई पूछने वाला है? नहीं पूछ रहा? चल रही है कहानी, क्या करोगे? आओ हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो क्या पता साला तुम में से भी कोई मुझे भी देशद्रोही ना करार दे दे। हाँ भाई, डर लगता है आजकल। आओ आओ, देखो सर, हमने ना, हाँ, हमने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करी थी, और हमने ये कहा था कि सर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको आप लोग वेव नेचर से नहीं समझा सकते। यस, हाँ, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं इसको हम लोग वेव नेचर से नहीं समझा सकते। तो आप एक बात बोलोगे मुझे कि भाई साहब एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी होती क्या है? कोई बोल ही नहीं रहा भाई। ये क्वेश्चन तो पूछोगे ना कि ब्लैक बॉडी होती क्या है सर, ये तो बता दो। यस, हाँ, आइए सर, हम लोग सबसे पहले ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्लैक बॉडी, इसका ब्लैक कलर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से हटाओ, आ जाओ टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। हेलो मुन्ना, इधर आ जाओ, स्क्रीन की तरफ देखो, है ना, स्क्रीन की तरफ देखो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं, ठीक है, ये बाकी सारी चीजें चल रही हैं, इन चीजों को भी अपने दिमाग में रखो, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को रखो, क्योंकि ये तुम्हें कोई ढंग की कॉलेज में पहुंचाएगी, और ढंग की कॉलेज में पहुंच के कुछ ढंग का काम कर लोगे तो कम से कम दुनिया तुम्हारी सुनेगी बात, वरना ऐसे भीड़ में शामिल होते रहोगे, है ना, वो काम चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं उसका। आ जाओ हम लोग अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बोल दूं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ब्लैक कलर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है सर, मान ली पहली चीज। तो सर ब्लैक बॉडी होती क्या है? मैंने कहा देख, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, जैसे मान ले ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के ऊपर तुझ रेडिएशन डाले जा रहा है। ये जो सब्सटेंस है ना, इसका पेट कभी भर ही नहीं रहा, इस पे तू जितनी भी रेडिएशन डालेगा, ये जो सब्सटेंस है सारी की सारी रेडिएशंस को क्या करेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा, और बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। ब्लैक बॉडी सर एक ऐसा बॉडी होता है जिसको जितनी भी रेडिएशंस आप लोग दे दो सर, वो सारी के सारी रेडिएशन क्या करेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा सर, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी।
और जिस दिन मान लो कोई ब्लैक बॉडी के पास बहुत सारी एनर्जी है, उसको अगर एमिट करना होगा तो सर वो सारी वेवलेंथ जो है, सारी रेडिएशन, सारी वेवलेंथ की रेडिएशन अब्सॉर्ब एमिट कर देगा। इस टाइप का जो बॉडी होता है, जो अगर अब्सॉर्ब करने पे आए तो हर वेवलेंथ की रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर ले, और अगर एमिट करने पे आए तो सर हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर दे। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी, और जो इस ब्लैक बॉडी ने रेडिएशंस एमिट करी हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बहुत आसान चीज है, कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे दादा मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार, बताओ जरा। तो सर ये अब्जॉर्प्शन करता है, एमिशन करता है, रिफ्लेक्शन नहीं करता सर। कुछ भी यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होएगा, है ना। रिफ्लेक्शन जीरो है सर, जो भी आएगा कब्जे में ले लेगा, जाने नहीं। हाँ, ब्लैक होल इसका एक एग्जांपल कह सकते हो आप लोग, ब्लैक होल कह सकते हो, है ना, बिल्कुल कह सकते हो, ब्लैक होल कह सकते हो। सन इसका एक एग्जांपल शायद हो सकता है ना, कि सन जो है वो हर रेडिएशन, हर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो एमिट करता है ना, बहुत सारी। तो मतलब कहा जा सकता है इस तरह से, है ना। ब्लैक होल जो है उसका एक एग्जांपल हो सकता है। यस, डन है। हाँ, मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में ब्लैक बॉडी का काम इतना सा ही था कि ब्लैक बॉडी क्या होती है ना। ब्लैक बॉडी सारी रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेगा, और जिस दिन एमिट करने पे आएगा सब कुछ एमिट भी कर देगा। जो रेडिएशन इसने एमिट करी है, दैट इज कॉल्ड, दोज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इतना सा ही काम है वैसे तो। लेकिन फिर मेरे से कोई बच्चा पूछेगा कि सर आप एक बात बताओ, फिर इस चीज को आप लोग वेव नेचर से क्यों नहीं समझा सकते? इसको समझाने के लिए पार्टिकल नेचर की क्यों जरूरत पड़ती है? नहीं क्या कोई बोलेगा क्या? अरे इस चीज को समझाने के लिए हमें वेव नेचर की, पार्टिकल नेचर की क्यों जरूरत पड़ती है? ये वेव नेचर से क्यों नहीं समझा सकते, है ना। वेव नेचर से क्यों नहीं समझा सकते भाई? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना, है ना। देखो सुनिए, मैं एक हल्का सा एग्जांपल आपको लेने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने कभी आयरन देखा? आयरन, अच्छा, इससे पहले एक बात बताओ मुझे, वेव का मतलब क्या हो गया? वेव नेचर का मतलब है, जैसे मान लो ये वेव है, वेव नेचर का मतलब है सर इसका लैम्डा फिक्स हो गया। यस, इसका लैम्डा फिक्स है। एक वेव का लैम्डा फिक्स होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है। यस, सोचिए अगर कोई सब्सटेंस रेडिएशंस एमिट कर रहा है और वो वेव नेचर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूं, इसका मतलब सर उसने सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ एमिट करी है। वेव नेचर का मतलब यही हो गया कि मैं कुछ एमिट कर रहा हूं, और ये जो रेडिएशंस हैं जिसको आप लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहे हो, कह रहे हो, अगर मान लो ये वेव नेचर शो करती है सिर्फ, इसका मतलब ये जो सब्सटेंस होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगा, क्योंकि एक वेव की जो वेवलेंथ होती है वो फिक्स होती है। ऐसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसकी वेवलेंथ फिक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। लेकिन सुनो बे, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, जैसे आप लोगों ने एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों ने कभी आयरन सुना? जैसे मान लो ये तो आप लोगों को पता होगा ना, ये इधर से इधर जाने पर जो लैम्डा है सर वो इंक्रीज कर रहा है ना, लैम्डा का ये ऑर्डर है। आयरन जो है ना उसको गर्म करते हुए देखा आपने कभी? है, आयरन को गर्म होते हुए देखा है तुमने कभी? किया कभी गर्म? जब आप आयरन को गर्म करते हो ना, तो उसका कलर कैसा होता है? सर जैसे आप उसको गर्म करोगे कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा सर, है ना, इसने कुछ रेडिएशन एमिट करी सर। कलर कैसा होता है उसका? जल्दी बताओ, उसका कलर कैसा होता है? आयरन को हीट करने से जो रेडिएशंस उसने एमिट करी है उनका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, मानते हो ना? यस, मानते हो ना, रेड कलर होता है सर। यस, रेड कलर की वेवलेंथ, उसका कलर हमें रेड दिखाई देता है, मतलब उसने रेड कलर की वेवलेंथ एमिट करी है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, रेड कलर की वेवलेंथ आपने एमिट करी है। ठीक है, जब आप उसको और हीट करोगे, तो मैं बताऊं, वो जो कलर है रेड हॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप उसको हीट करोगे तो उसका कलर ऑरेंज जैसा होने लगता है। अगर आप उसको और हीट करोगे तो वो जो रेडिएशन एमिट करेगा, जो कलर है वो येलो जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन सर हमने तो नहीं देखा। अरे बेटा तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि तुम उतना टेम्परेचर उसको नहीं दे पाए होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि जब आपने उसको हीट किया, सबसे पहले रेड कलर दिखाई दिया, फिर उसके बाद रेड हॉट हुआ, फिर उसके बाद ऑरेंज हुआ, येलो हुआ, ब्लू होने लगेगा। अरे सर ये तो कमाल हो रहा है,
इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका आयरन है, पहले उसने रेड कलर की वेवलेंथ एमिट करी, फिर उसके बाद उसने रेड कलर का पैकेट एमिट किया, मैं ऐसे कह सकता हूं, फिर उसके बाद उसने ऑरेंज कलर की रेडिएशन एमिट करी, फिर उसके बाद उसने येलो कलर की रेडिएशन एमिट करी। सर ये तो वेव नेचर कहां हुआ? अगर वेव नेचर होता तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करना चाहिए था। सर ये तो अलग अलग पैकेट एमिट कर रहा है सर, कभी रेड वाला, कभी ग्रीन वाला, कभी ऑरेंज वाला, कभी येलो वाला। तो सर ये वेव नेचर नहीं हुआ सर, दिस इज पार्टिकल नेचर। क्योंकि अगर इस तरह का पैकेट का एमिशन हो रहा है, दैट मींस ये डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी एमिट कर रहा है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकल नेचर। इस चीज को समझाने के लिए कि जब मैं उसको हीट कर रहा हूं तो उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, और जो कलर है वो बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है सर ये वेव नेचर नहीं है सर, ये पार्टिकल नेचर है। कोई मुझे बोल ही नहीं रहा यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? दादा बोलना पड़ेगा। पार्टिकल का मतलब होता है, पार्टिकल नेचर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अरे हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ना, अलग अलग पैकेट एमिट कर रहा है। तो सर ये वेव नेचर से इसको नहीं समझा सकते, इसको समझाने के लिए पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ती है। यही बात सही है। हालांकि ठीक है, मतलब ये सब कुछ फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप लोग, लेकिन मेरा जो काम था वो एक बार के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, यस यस यस, हाँ मैंने एक बार के लिए समझाने की कोशिश करी और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ भी गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, डन लिख दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक ग्राफ है छोटा सा, एक छोटा सा ग्राफ है, मैं आप लोगों से चाहूंगा वो ग्राफ आप अपने दिमाग में रखो। यस, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि वो जो ग्राफ है उसको अपने दिमाग में रखो। उस ग्राफ का थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसका डेरिवेशंस वगैरह और वो सारी चीजें आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना, तो वो हम लोग उधर देखेंगे। लेकिन ठीक है, अब जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश करता हूं, है ना। एक बार के लिए अगर हो जाए तो मुझे बताना। डन हो गया? ठीक है सर। अब देखो सर, एक ग्राफ प्लॉट किया गया था सर। सर ये जो वेवलेंथ उसने एमिट करी है ना, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये जो रेडिएशन उसने एमिट करी है, ये रेडिएशन किस पे डिपेंड कर रही है? बताओ ना। रेड आया, ऑरेंज आया, येलो आया, ग्रीन आया, किस पे डिपेंड कर रही है? सर ये जो रेडिएशंस हैं ये किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है सर। ये किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है सर। यस, ये जो वेवलेंथ इसने एमिट करी है, सर ये जो वेवलेंथ उसने एमिट करी है, वो वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? सर वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसका एक छोटा सा आप लोगों को, है ना, एक छोटा सा मैं आप लोगों को इसका सिमुलेशन दिखाना चाहता हूं, अगर आप लोग आज्ञा दो तो, है ना। एक छोटा सा सिमुलेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसी चीज को, कि टेम्परेचर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है ना, टेम्परेचर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए एक बार के लिए आप सब लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ रहे। यस, आप सब लोगों का ध्यान स्क्रीन की तरफ रहे। देखिए ये मान लेते हैं एक बार के लिए टेम्परेचर जो है वो, मैं टेम्परेचर यहां रखा है मैंने। ठीक है, ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपने कम रखा है, 3200 केल्विन रखा है। सुनिएगा मेरी बात को, ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है ये आपने 3200 केल्विन रखा है। ठीक है, ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपने 3200 केल्विन रखा है। तो जो वेवलेंथ है वो आप लोग देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ देखो। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, लेट से मैं ग्राफ आपके सामने, ये वाला जो ग्राफ है ये मैं आपको अगर बनाऊं तो देखो इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रही है। ये जो ग्राफ है किस किस के बीच बनाया गया है? ऐसे मान लीजिए यहां पर है इंटेंसिटी। एक बार के लिए रुको जरा। जैसे मान लो ये जो ग्राफ है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। इस ग्राफ के अंदर मैंने क्या किया है, वाई एक्सिस पे ली है इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पे ली है वेवलेंथ। क्या लिया है? वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ। वेवलेंथ कौन सी? वही जो उसने एमिट करी है। और मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे ये ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, ब्लैक बॉडी का अपना एक टेम्परेचर लिया, T1 टेम्परेचर लिया, और उस टेम्परेचर के ऊपर मैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या चीज नोटिस करी? मैंने एक चीज नोटिस करी कि सर जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है, देखो वेवलेंथ यहां 1000 है, यहां 2000 है, यहां 3000 है, जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है सर वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर सर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। देखो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। देखिए ये ग्राफ का जो मैक्सिमा है वो आपका यहां पर दिखाई दे रहा है। इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है उसको मैं लिख देता हूं लैम्डा मैक्स 1, लैम्डा मैक्स 1।
इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद अगर आप वेवलेंथ डिक्रीज करोगे तो सर धीरे 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 इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। मोटा मोटा अब मैं आपको बताऊं आपको क्या ध्यान रखना है ना। ये वाली चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये T1 T2 T3 का ये जो ग्राफ है ये आपको बनाना है। मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है, जैसे जैसे आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है ना, जो हमारे काम की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम करोगे सर इंटेंसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होएगा, फिर उसके बाद वापस धीरे 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 इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। किस टेम्परेचर के ऊपर? T1 टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन सर मुझे क्या करना है ना, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, मैं ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा के आप कितना कर दो, T2 कर दिया। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा के T2 किया तब भी आपको यह दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है सर इंटेंसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जो इंटेंसिटी है सर वो मैक्सिमम होगी। ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो वेवलेंथ आई, इसको मैं लिख देता हूं लैम्डा मैक्स 2। ठीक है सर, आपने कहा सर मुझे तो टेम्परेचर और बढ़ाना है, और बढ़ा दे। जब आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तब भी आपने सेम यही चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। सर ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, दिस इज योर लैम्डा मैक्स 3। इस ग्राफ को देखने से क्या पता लग रहा है सर? इस ग्राफ को देखने से मुझे यह पता लग रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो T1 टेम्परेचर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी थी, T2 टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी इतनी हो गई, T3 टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी इतनी हो गई। तो सर पहली चीज मुझे यह पता लग रही है, इस ग्राफ का जो निष्कर्ष है वो ध्यान में रखना आपको। इस ग्राफ का जो निष्कर्ष है वो ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटेंसिटी इंक्रीजेस, पीक इंटेंसिटी इंक्रीजेस। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। बेटा फालतू बात मत करो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा इसमें कुछ भी, है ना, इस वाले टॉपिक में, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर बातें करोगे तो। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर आप बात करोगे तो। पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा सर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू बढ़ी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। यहां देखो सर, T1 टेम्परेचर के ऊपर लैम्डा मैक्स का वैल्यू इतना था, T2 पे और कम हो गया, T3 पे और कम हो गया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है एंड शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। कम वेवलेंथ की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, कम वेवलेंथ की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन उस मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करती है, वो डिक्रीज करती है ना। यहां से आपको दिख ही रहा है कि सर जो T3 टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है, फिर T2 और फिर T1। तो यहां से जो लैम्डा मैक्स 3 है वो सबसे कम है, लैम्डा मैक्स 2 और फिर लैम्डा मैक्स 1। इसका मतलब मुझे सीधी सी बात एक ही चीज दिखाई दे रही है कि ये जो लैम्डा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर? ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं इनकी डिपेंडेंसी किसके साथ है? इनकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ है। क्या क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या दादा बोलना पड़ेगा, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या यस, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या तो ये जो बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं इस चीज को लिख भी सकते हो कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है ये किस पे डिपेंड कर रही हैं सर? ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ जो आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उनका लैम्डा वगैरह भी चेंज हो रहा है। बस इतनी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, यही चीज है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है, ये ग्राफ कैसे बना, क्या बना, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इस पर न्यूमेरिकल किस तरह के बनेंगे, ये सब कुछ जब आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में जब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ोगे वहां पर पढ़ोगे, और वहां पर आप एक फॉर्मूला भी पढ़ोगे, है ना, वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ोगे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। ये मतलब अगर आप, यहां पर कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी ये नाम आप वापस सुनोगे कि लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है सर वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है
है ना। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, आपको बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। यस, और इस ग्राफ में क्या क्या बनाना है, ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कर्व बनाना है T1 T2 T3 पे, और ये जो लाइन लिखी है बस ये वाली लाइन लिखनी है, और ये 2 लाइन लिखनी है। ये भी चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, बस इतनी सी ही चीज है जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। और ये जो कर्व है, इस कर्व को ऑब्वियस ही बात है वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर वेव नेचर से एक्सप्लेन करते तो सर लैम्डा का वैल्यू फिक्स होता। यहां तो देखो ना सर, लैम्डा कहां फिक्स है, इस टेम्परेचर पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पैकेट ऑफ एनर्जी वो एमिट कर रहा है। तो ये वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पार्टिकल नेचर को दिखा रहा है सर। बस इतनी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। यस, इतना ही चीज है, विश्वास करके मान लो इतना ही पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। ये भी ज्यादा पढ़ा है हमने तो, है ना, ये भी वेन्स वगैरह ये सब कुछ है भी नहीं हमारे सिलेबस का पार्ट, लेकिन ठीक है मैंने लिखवा दिया है ना, क्योंकि फिजिक्स में तो पढ़ोगे, तो जिस दिन फिजिक्स में पढ़ लोगे उस दिन तुम्हें लगेगा हाँ सर ने ठीक कराया था, यस सर ने ठीक करवाया था। और ये जो मैं आपको वो दिखा रहा था ना, जो मैं आपको वो ये वाला कर्व दिखा रहा था, इसमें भी एक चीज देखो, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर मान लेते हैं टेम्परेचर 4400 केल्विन है, इंटेंसिटी भी बना लेता हूं, टेम्परेचर 4400 केल्विन है, लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना है 0.659, है ना। पहले चलो इंटेंसिटी को पकड़ते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर 4400 केल्विन के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे सर देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, दिख रहा है, वैसे वैसे इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है। पहली चीज तो यहां से दिख रही है ना, वो आपको यहां कर्व में दिख रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे सर, ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू है ये डिक्रीज कर रही है, दिख रहा है आप लोगों को? यस। दूसरी चीज और देखो, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। देखना, मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं लैम्डा मैक्स का वैल्यू देखो डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है। जो ग्राफ है, ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है सर? ग्राफ छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। देख पा रहे हो आप लोग? इसका मतलब यह है कि जो आपका कोई भी बॉडी होता है, गर्म बॉडी छोटी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम वेवलेंथ की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब जो गर्म बॉडी है वो छोटी वेवलेंथ एमिट करता है, गर्म बॉडी छोटी वेवलेंथ एमिट करता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? वो आयरन वाला एग्जांपल था ना, आयरन के अंदर क्या किया आपने? पहले रेड कलर की रेडिएशन एमिट करी, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑरेंज कलर की एमिट करी, फिर और बढ़ाया तो येलो कलर की एमिट करी। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ धीरे धीरे कम हो रही है, रेड कलर की सबसे ज्यादा, फिर ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम। यस, तो ज्यादा टेम्परेचर मतलब कम वेवलेंथ। दैट्स ऑल, इतना सही है भाई। और तुम्हें कुछ नहीं ध्यान रखना, फालतू में कंफ्यूज मत होना। यस, फालतू में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रख लिया वही आपके लिए काफी है। और इसको वेव नेचर से आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डन 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 डन, बस इतना ही, बस इतना ही, ज्यादा बात आपको नहीं करनी है। यस यस, ये वाला जो ग्राफ है ये मैंने बता दिया, सिर्फ इतना सा ग्राफ आपको बनाना है। और इसकी जो थ्योरी है मैंने इस वाले पॉइंट पे लिखी है, ठीक है, इसकी जो थ्योरी है वो मैंने यहां लिखी है। यस, इसकी जो थ्योरी है मैंने यहां लिखी है, देखो ये सेम चीज जो मैंने बोला ना कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट गिवन टेम्परेचर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एंड अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ। ये चीज यहां लिखी है, वेवलेंथ डिक्रीज करूंगा, इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और फिर अगर आपने वेवलेंथ डिक्रीज करी तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। बस इतनी सी चीज है, उसको ध्यान रखना है। और ये जो रिजल्ट्स हैं उनको आप लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। बस 4 बार बता दिया। जो चीज याद रखने वाली है ना, जो मैंने बोला था उतनी ही याद रखनी है, इसके अलावा मत याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज होगे। इसको बहुत ज्यादा दिल पे लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में अच्छे से समझोगे, है ना। आगे बढ़ो, ये जो पॉइंट है आप लोग लिख लीजिए इसको। हाँ लिख लो भाई, आराम से लिखो भाई। हाँ, एक भाई मेरा नाराज हो रहा है। एप्लीकेशन क्या है नहीं करना है, क्या है कैसे है, एप्लीकेशन सिर्फ इतनी सी है। आप ऐसे ध्यान रखो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को वेव नेचर से नहीं समझा सकते, बस यही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। हाँ, एक भाई नाराज हो रहा है कि सर ये लिखने तो दो, लिख लो।
लिखो लिखो, आराम से लिखो। और अगर मान लीजिए कुछ नहीं लिख भी पाओ ना, तो लगता है कि हाँ यार 2 लाइन नहीं लिख पाया, तो उसकी 2 लाइन की जगह छोड़ दो जैसे क्लास खत्म होती है। देखो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका ना यही होता है ना। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्लास के अंदर टीचर ने कुछ लिखवाया, लेट से 10 लाइन थी, आप 10 नहीं लिख पाए उस समय, टीचर अगली स्लाइड पे बढ़ गया, आप सिर्फ 6 लाइन ही लिख पाए, कोई बात नहीं, 4 लाइन छोड़ दो। जैसे क्लास खत्म होती है सबसे पहले जाओ और वो जो 4 लाइन है मिसिंग है वो अपने नोट्स में इंक्लूड करो। इससे फायदा क्या होता है, आप बार बार आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सर लिखने तो दो, नहीं लिखा, है ना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। टीचर का जो पेस है उसको आप लोग ब्रेक नहीं करते, है ना, वो सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती है। और लास्ट में टाइम भी नहीं लगता, मैं आपको सही बताऊं। ठीक है, डन है, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। आ जाओ अब बोहर एटॉमिक मॉडल पे। इस पे भाई भर भर के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना, बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है ना। काफी सारी न्यूमेरिकल्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जो इसमें कैलकुलेशंस हैं जो हमें करनी है। ठीक है दादा, डन है। बोहर एटॉमिक मॉडल, तो देखो सबसे पहले आया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फेल हो गया। फिर आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके भी कुछ कमियां रही, जो कुछ लिमिटेशंस थी जिनको वो नहीं समझा पाया। फिर आया तुम्हारा बोर एटॉमिक मॉडल। अब ये जो बोर है ये कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं बोर भी सब कुछ नहीं समझा पाएगा, बोर की भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी जिनको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन बोर ने भी एक ठीक ठाक अटेम्प्ट किया था एटम के मॉडल को समझाने का। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ ये भी फेल हो जाएगा, आगे जाके इसको भी निपटा देंगे। हाँ पढ़ाया क्यों, हाँ बात तो सही है, पढ़ाया क्यों, लेकिन इससे ना बेटा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। आप गलत करते हो फिर कुछ सही करते हो, कुछ सीखते हो, फिर आपने गलत किया फिर वापस कुछ सीखा, फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़े, है ना। तो ये इवोल्यूशन बताता है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आज आप मॉडल देख रहे हो एटम का, वही नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए थे, है ना। तो और हर मॉडल से कुछ सीखने को मिला था, तो आप उनके कंट्रीब्यूशन को जीरो नहीं कर सकते, है ना, उनके कंट्रीब्यूशन को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनिशियल मॉडल्स थे, उन्होंने कुछ बहुत सारी चीजें आपको सिखाई थी। डन है, आइए सर। तो इसमें इसमें क्या होगा ना, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के जो बोर मॉडल है इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, है ना। सबसे पहले हमें ना क्या करना है, उन पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई बोर जो था ना, उसने थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि भाई मेरी जो थ्योरी है उसमें ये चीजें हैं। सबसे पहले हमें उन पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है, और जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो सबसे आसान पोस्टुलेट है। क्या कहता है सबसे पहला पोस्टुलेट, कि ये न्यूक्लियस है, लेट्स से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हो। इस पाथ की एनर्जी फिक्स है, कितनी है एनर्जी इस पाथ की, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि इतनी एनर्जी है इस पाथ की। यस, तो क्या कहा बोर ने कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पाथ पे घूमेगा, इस पाथ का जो एनर्जी होगा वो फिक्स होगा। इस पाथ को आप एनर्जी ऑर्बिट बोल सकते हो, या फिर एनर्जी लेवल बोल सकते हो, एनर्जी शेल बोल सकते हो, आपकी श्रद्धा है। तो लेट से ये वाला जो पाथ है इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी को मैंने E1 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन एक और पाथ पे भी घूम सकता है, ये एक और शेल है, इसकी एनर्जी मान लेते हैं E2 है। इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ पे घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी E3 है, इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ पे घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी E4 है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे घूमता है, उस पाथ को आप लोग ऑर्बिट बोलते हो, उसको आप एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी शेल भी बोलते हो। एनर्जी लेवल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हर एक पाथ का जो एनर्जी है वो फिक्स है, हर एक पाथ का जो एनर्जी है वो फिक्स है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, या फिर आप इसको k शेल भी बोल सकते हो। ये सेकंड शेल है, या फिर आप इसको L शेल भी बोल सकते हो, ऐसा नाम भी दिया जाता है, थर्ड शेल या थर्ड एनर्जी लेवल, M शेल,
फोर्थ एनर्जी लेवल या फोर्थ शेल KLMN ऐसे चलता रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है सर? ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, है ना सर? ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था कि हर पाथ की एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमेगा तो सर वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, है ना? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमता है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, वो एनर्जी ना तो एमिट करता है ना अब्सॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ पे घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, कितनी है? E2। अगर इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, कितनी? E3। और अगर इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, कितनी? E4। इनको एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल या फिर ऑर्बिट कह सकते हो आप लोग। कोई बोल ही नहीं रहा आजकल, तो पढ़ने वालों से तो ज्यादा ऐसे लगता है कि चैट के अंदर वही चल रही हो, जैसे क्या स्पैमिंग ही चल रही हो। जैसे डन लिखो, देखें ये लिखा होगा मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी, है ना? एनर्जी एमिट नहीं करता एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमते हुए। ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल, है ना? ये दो लाइन है जो आपके सामने लिखी है, इसको फटाफट आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। दिस इज पोस्टुलेट नंबर 1। ये बोर एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है सर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? दादा बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? यस? क्या इस पोस्टुलेट में किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। नहीं? नहीं है पक्का? आगे चल सकता हूं मैं? वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, देखो जनाब, जैसे ये न्यूक्लियस है, यस ये न्यूक्लियस था, समझना अच्छे से, ये एनर्जी लेवल है ना? ये एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी है E1, ये है सर E2, ये है E3, ये है E4। मान लेते हैं जो E1 है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है 5 जूल, ऐसे मान लेते हैं। यस, सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है 8 जूल, थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है 11 जूल, फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है 15 जूल, ऐसे मान लेते हैं। यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूं वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना? और मैं इसको डिराइव करके भी आपको समझाऊंगा, है ना? मैं इसको डिराइव करके भी आपको समझाऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। ऐसे 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 मान लो, इसको 5 जूल है तो इसको कितना मानोगे? 10 जूल मान लो, इसको 14 जूल मान लो, और इसको 13 जूल मानो, ऐसे 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 मानो, है ना? इसको आप ऐसे मानो 16 जूल, ऐसे मान लो, है ना? कोई भी, मतलब जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हो आप लोग? इसका क्या नाम था? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को आपने क्या नाम दिया था? और हायर एनर्जी स्टेट को आपने क्या नाम दिया था? जिस बच्चे ने लास्ट क्लास ईमानदारी से पढ़ी है वो मुझे बता पाएगा इस चीज को, जल्दी बताइए। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो सबसे लोअर एनर्जी स्टेट होती है, लोवेस्ट एनर्जी की जो स्टेट है, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, इसको मैं कहूंगा ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जाता है उसको? ग्राउंड स्टेट। और जो हायर एनर्जी वाली स्टेट्स हैं उनको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड स्टेट्स। तो लेट से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां घूम रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सा हो गया सर? n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट। और बाकी जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एक्साइटेड स्टेट्स। n इज इक्वल टू 2 भी एक्साइटेड स्टेट है, n इज इक्वल टू 3 भी एक्साइटेड स्टेट है, n इज इक्वल टू 4 भी एक्साइटेड स्टेट्स है। और अगर मैं तुमसे पूछूं n इज इक्वल टू 2 तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, पहली बार एक्साइट हुआ, E2 में पहुंचा। n इज इक्वल टू 2 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे आप बोलोगे, है ना? इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में घूम रहा है, अगर मान लो उसकी ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई? n इज इक्वल टू 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई? n इज इक्वल टू 3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई? n इज इक्वल टू 4। सर बहुत आसान है ना, सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, लोअर एनर्जी स्टेट से उसको हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी एमिट करेगा?
लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में अगर उसको जाना है, लेट से इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाना है, तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा? क्या करेगा? अरे सर ऑब्वियस है, लोअर एनर्जी स्टेट में है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है और उसको हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, तो सर एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी सर। यस, वेरी गुड, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, सर वो हमेशा एनर्जी एमिट अब्सॉर्ब करेगा सर, ठीक है। लेकिन सुनो यहां पर, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है तब तक ना वो एनर्जी एमिट करेगा ना अब्सॉर्ब करेगा। अगर उसको किसी दूसरे शेल में जाना है तो उसको या तो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी या फिर एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। लेट से ऐसा हो कि उसको हायर एनर्जी स्टेट से, यस, इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना है, तो क्या करेगा बताओ? अरे सर हायर है, उसकी एनर्जी ज्यादा है और उसको कम एनर्जी की तरफ जाना है, तो सर वो एमिट करेगा सर, एमिशन ऑफ एनर्जी। उसको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी सर, है ना। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका n इज इक्वल टू 4 में है और उसको n इज इक्वल टू 2 में आना है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना है, तो सर उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन जब भी एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तभी उसकी एनर्जी चेंज होगी, एक पर्टिकुलर शेल में घूमते हुए उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, कि अगर उसको इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाना है तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी? डेल्टा E कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा? हाँ, अगर मान लीजिए, हाँ लिखना है भाई, ये सब कुछ लिखना है, तो बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं वो सब कुछ लिखना है भाई दादा, ये सब कुछ लिखना है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से 2 में जाना है तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी? कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी? अरे सर n इज इक्वल टू 1 में उसके पास 5 जूल है, उसको 2 में जाना है मतलब उसके पास 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो सर उसको 5 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। कैसे निकाला आपने? E2 माइनस E1। सर 10 जूल पहले से थी, 5 जूल पहले से थी, 10 जूल चाहिए थी, सर उसको 5 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी सर। क्या मैं सही कह रहा हूं? और अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अगर उसको n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में आना है तो कितनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी? एमिशन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी एमिट करेगा वो, कितनी एनर्जी एमिट करेगा? अगर उसको 4 से 2 में आना है, 4 से 2 में आना है तो कितनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी? जल्दी बताओ, कितनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी? जल्दी बोलो। अरे सर n इज इक्वल टू 4 में उसकी एनर्जी कितनी है? 16, और अगर 2 में जाना है मतलब उसके पास एनर्जी होगी 10 जूल, 16 थी 10 आनी है, कितनी एनर्जी एमिट करेगा? सर 6 जूल करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। तो सर एक चीज मुझे और समझ में आई, क्या मैं सिखा रहा हूं वापस समझो, मैं एक एक पॉइंट को 4 बार रिपीट कर रहा हूं जिससे वो चीज आपके एकदम भेजे में बैठ जाए। इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है, अगर वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। सर कितनी अब्सॉर्ब और कितनी एमिट करी है? सर उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब या उतनी एनर्जी एमिट करी है। 1 से 2 में गया था तो इन दोनों शेल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना था? 5 जूल था, तो उसने 5 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी। 4 से 2 में आया तो इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस 6 जूल था, तो इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी एमिट करेगी। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी एनर्जी का अब्सॉर्प्शन और एमिशन होगा, कितना होगा? जिन दो ऑर्बिट्स के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है उन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी या तो अब्सॉर्ब होगी या फिर एनर्जी एमिट होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? कोई बोल ही नहीं रहा। यस, डन है क्या? अरे अब एक क्वेश्चन आएगा बच्चे के दिमाग में, सर ये 1 से 2 में गया, ये एनर्जी आई कहां से? मैंने कहा बेटा इसको रेडिएशन दिया आपने, इसको आपने फोटोन दिया, आपने इसको एनर्जी दी। इलेक्ट्रॉन जो था उसको आपने बाहर से एनर्जी दी है सर, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी। किस वेवलेंथ, किस फ्रीक्वेंसी की? म्यू फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आपने इसको दी, म्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपने इसको दी।
म्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपने इस इलेक्ट्रॉन को दी, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी है डेल्टा ही, क्या मैं इसको एच न्यू लिख दूं क्या? आपको ये पता लग गया कि 5 जूल एनर्जी उसने अब्सॉर्ब करी है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसने अब्सॉर्ब करी है। आप बता पाओगे कि सर ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये एच न्यू के बराबर होगा सर, और यहां से आप लोग न्यू निकाल सकते हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? और वैसे ही अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से 2 में आया है, तो सर उसने एनर्जी एमिट करी है। एनर्जी एमिट करने का मतलब समझ रहे हो क्या? सर उसने कुछ रेडिएशन एमिट करी है, और सर ये जो रेडिएशन है इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन अगर 4 से 2 में आया है तो सर उसने किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करी है, आप बोलोगे सर ऐसी चीज तो मैं रात को 3 बजे भी बता दूंगा, ये जो एनर्जी एमिट करी है इसको आप एच न्यू के बराबर लिख दीजिए सर। दैट्स इट, निपटा दिया आपने। क्या आप मेरी बात को समझे क्या? दादा बोलना पड़ेगा इस बात को। यस, अरे समझे क्या भाई लोग, कि जब भी वो एनर्जी एमिट करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, दो ऑर्बिट्स के एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब या फिर एमिट होगी, और वो जो एनर्जी है उसको आप लोग एच न्यू के बराबर लिख सकते हो। ये तो यार बचपन से करते आ रहे हैं। अरे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से तो ये चीज करते आ रहे हैं यार, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू लिखते आ रहे हैं, और आज कोई पहली बार थोड़ी लिखा है। आपसे बोल दे इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी, तो अब्सॉर्ब कैसे करेगा? कोई पैकेट एनर्जी का अब्सॉर्ब किया होगा उसने, उस पैकेट का फ्रीक्वेंसी, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना न्यू है, तो डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी एमिट करी, तो एनर्जी एमिट किसकी फॉर्म में करी होगी? कोई रेडिएशन फेंकी होगी उसने बाहर कि मुझे नहीं चाहिए, बाहर फेंक दी। जब बाहर फेंकी तो उसकी रेडिएशन कितनी थी? म्यू। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? म्यू। तो डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू। क्या दिक्कत है सर इसमें? कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ सर, समझोगे चीज को, एक एक चीज को, तो बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगी। इतना नोट कर लिया, डन लिखिए। जो चीज मैंने आपको समझाई है ये अगली 2 स्लाइड पे लिखी हुई मिलेगी, ठीक है? जो चीज मैंने आपको समझाई है ये अगली 2 स्लाइड पे लिखी हुई मिलेगी। एक बार के लिए इसको नोट कीजिए। यस, एक बार के लिए इसको नोट कीजिए। हाँ, एक बार के लिए इसको नोट कीजिए। डन है, हो गया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये वाली स्लाइड देखो। क्या ये जो पॉइंट लिखा है, ये जो पॉइंट लिखा है, क्या ये क्लियर है? क्या आपको, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या मैंने जो आपको समझाया, क्या ये पॉइंट लिखा है यहां? यस, जल्दी से बताओ। पोस्टुलेट्स के अंदर दिस इज पोस्टुलेट नंबर 2। यस, क्या मैंने जो आपको समझाया दादा, क्या ये वही पॉइंट लिखा है क्या? अरे कोई बोल नहीं रहा यार। अरे क्या मैंने जो समझाया वही पॉइंट लिखा है क्या? लिखता है द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट एंड द अदर हायर एनर्जी स्टेट्स आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट्स। क्या यही पॉइंट लिखा है? यस। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब कौन से एनर्जी लेवल की बात हो रही है? कौन से एनर्जी लेवल की बात हो रही है? जल्दी बताओ। अगर मैं ऐसे लिखूं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो कौन से एनर्जी लेवल की बात हो रही है? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं ऐसे लिखूं कि फोर्थ एनर्जी स्टेट, तो कौन से एनर्जी लेवल की बात हो रही है? बिल्कुल सही सर, n इज इक्वल टू 5 की बात हो रही है सर। n इज इक्वल टू 5 की बात हो रही है सर, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दिस इज पोस्टुलेट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, पोस्टुलेट नंबर 3 की बात करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कह रहा है? कहता है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर। क्या ये वही बोला है मैंने? अभी थोड़ी देर पहले मैं बार बार चीख चीख के तुम्हें एक ही बात कह रहा था, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लेवल पे घूमेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन उसकी एनर्जी चेंज कब होगी? जब वो एक से दूसरी जगह पर जाएगा, या तो लोअर से हायर में जाए या फिर हायर से लोअर में आए, तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। वही उसने यहां लिखा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली चेंजेस व्हेन इट अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर।
तो इसका मतलब या तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। वो जो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट करी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो जो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट करी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो कहता है डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी आप लोग निकाल सकते हो, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। बताइए ये डेल्टा ई क्या है, डेल्टा इज एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जिसको आप लोग E2 माइनस E1 भी लिख रहे हो। क्या यही पॉइंट लिखा है? अरे इसमें न्यूमेरिकल है बेटा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए दादा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। ये इस वाले पोस्टुलेट को अपनी कॉपी में लिखिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसी समय चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है। एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में घूमते हुए उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। तब वो एक से दूसरे में जाएगा तो या तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी एमिट करेगा। कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब और एमिट करेगा, डेल्टा ई। डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये जो एनर्जी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हो। डन हो गया? यस, डन है यहां तक सबको, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया सर। अब ये जो अगला पोस्टुलेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज पोस्टुलेट नंबर 4 ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस पोस्टुलेट के अंदर एक टर्म आएगी जिसका नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लिखा होगा कहीं, ये रहा साहब, टर्म है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये एक टर्म है। क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मास मान लेता हूं मैं m। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है r रेडियस के ऑर्बिट में। समझे क्या? यस। क्या होता है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी रेडियस है r, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है, यस, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनता है दादा, वो बनता है mvr। पता है पोस्टुलेट क्या कहता है? सिक्स्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि ये जो mvr का वैल्यू है ये हमेशा h/2 का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब सर ये जो n की वैल्यू है, n का वैल्यू 1 2 3 4 या फिर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ये पोस्टुलेट ये कहता है। सबसे पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr। ये पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि इस mvr का वैल्यू h/2 का हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगा। n 1 2 3 4 5 के इक्वल हो सकता है। यहां पर n क्या है, शेल नंबर, ऐसे मान लो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे। सर ये h क्या है बेटा, h फॉर हॉर्स तो बिल्कुल नहीं है, h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या दादा, h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर प्लैंक्स क्वांटम mvr, ये जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसका वैल्यू h/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2h/2 हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। क्या इसका वैल्यू 3h/2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इसका वैल्यू 4h/2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या इस mvr का वैल्यू 0.5h/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इसका वैल्यू 1.5h/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इसका वैल्यू 2.5h/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये चीज पॉसिबल नहीं है। यस, n यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है।
एन यहां पर शेल है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है, ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन ये जो शेल का वैल्यू होगा ये एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही होगी। ये पॉसिबल नहीं है सर। एंड दिस एक्सप्रेशन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सर क्या मतलब हुआ? सर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी कि भाई इसकी वैल्यू या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है। अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू आप फिक्स कर दो, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। आपने उस प्रॉपर्टी का क्वांटाइजेशन कर दिया। तो यहां पर आपने क्या किया, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू फिक्स कर दी, या तो h/2π या 2h/2π या 3h/2π या 4h/2π। सर कुछ फिक्स वैल्यूज ही हो सकती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि यही वैल्यूज हो सकती हैं। दैट मींस आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन कर दिया। अब मैं पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू का नेगेटिव कहां से आएगा? दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? पूछ रहा है एन का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैं चिक चिक के कह रहा हूं एन एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। शेल नंबर कभी तूने देखा है? -1 शेल। यहां क्या भरा है भाई? है? हाँ बताइए क्या चीज क्लियर है? हाँ, जैसा आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते थे, आपने चार्ज की जो वैल्यूज है वो फिक्स करी थी कि चार्ज की वैल्यू या तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर या 2e के बराबर या 3 के बराबर या 4e के बराबर। वैसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों एक ही चीज है। यस यस, अरे बोलो, इसको नोट कर लो, और अगर नोट हो जाए तो मेरे भाई डन लिखो, डन लिखो, डन 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 लिखो, डन लिखो। यस यस। हाँ, अभी मुझे ना कोई एक बच्चा कह रहा है, बच्चा ये कह रहा है कि सर आपके नोट्स और उन सर के नोट्स एक जैसे क्यों हैं? सर सेम लग रहे हैं। तो भाई मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, मेरे जो नोट्स हैं लास्ट ईयर के नोट्स से कंपेयर कर लो, उससे लास्ट ईयर के नोट से कंपेयर कर लो, और उससे लास्ट ईयर के नोट से भी कंपेयर कर लो, मेरे नोट्स सेम है। किसी के नोट्स कॉपी नहीं किए भाई। अब ये तुम इल्जाम मेरे ऊपर मत लगा देना, है ना? हम तो दिल एकदम दिल खोल के धड़ल्ले से बोल रहा हूं ये बात, धड़ल्ले से। अगर किसी के पास खजाना का एक्सेस है, लास्ट ईयर के नोट्स चेक कर ले, उससे लास्ट ईयर के चेक कर ले, उससे लास्ट ईयर के चेक कर ले, और उससे लास्ट ईयर के भी चेक कर ले। यही है, यही सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें हर बार भाई नए तो लाने पड़ते हैं, है ना, जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है दादा? हाँ तो भाई मतलब, हाँ क्योंकि जनता इल्जाम बहुत जल्दी लगाती है, भूलती बहुत जल्दी है। आपकी जो प्रजाति है ना, ये जितना जल्दी सर पे बिठाती है उतना ही जल्दी नीचे भी उतार देती है ना? हाँ, तो अपने नोट्स है, ठीक है, किसी और के नहीं है, किसी और के कॉपीड नहीं है, और ना मुझे कोई कॉपी करने की जरूरत है। अब मैं आपको कुछ डेरिवेशंस करवाने वाला हूं, ठीक है? अब मैं आपको कुछ डेरिवेशंस करवाने वाला हूं। तो हम लोग अब डेरिवेशन पे आ गए। यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज? कोई मुझे बता सकता है क्या? कोई ऐसा बहादुर बच्चा, हाँ जी, कोई ऐसा बहादुर बच्चा जो ये बता सके व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज? कोई बता सकता है? देखो सर, हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पर भी आज के बाद आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इसका मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया हीलियम प्लस,
हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे प्लस आ गया मतलब एक ही बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। लिथियम 2+, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम 3+, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बोरोन 4+, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 10+, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब नहीं, आइसोटोप का कोई मतलब नहीं है यहां पर भाई। आइसोटोप से कोई लेना देना नहीं है बे, पागल वागल हो गए हो क्या? नहीं, आइसोटोप से कोई लेना देना नहीं है यहां पर। मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसी कंसीडर किया जाएगा इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये मत पूछना 10 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल दिए, अबे तुम वो मत पूछो कैसे निकाल दिए, ऐसे समझो हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, मतलब है। ठीक है, डन। ठीक है सर, अब ये जो डेरिवेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये जो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस डेरिवेशन के लिए आप ऐसे समझिए, ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है एक पर्टिकुलर पाथ में। ये रहा इलेक्ट्रॉन। इसका जो एटॉमिक नंबर है इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो Z है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये v वेलोसिटी से घूम रहा है। ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस r है। इस इलेक्ट्रॉन का मास m है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? कोई बोल ही नहीं रहा। लिखना है बेटा, लिखना है, इसको देखना नहीं है, घूरना भी नहीं है, क्योंकि ये बोलेगा नहीं। यस, हाँ, आ जाओ सर। अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? मानते हो सब लोग? प्लस Z इंटू ई चार्ज है। सब लोग मान रहे हो? ये पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर लिख देते हैं, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m revolve in an orbit of radius r with a velocity of v। यस, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है दादा वो कितना है? m है। वो v वेलोसिटी से r ऑर्बिट के रेडियस में घूम रहा है। अरे तो सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? हाँ सर, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। अरे अगर ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसे कहीं लिखा था आज से पहले? क्या मैंने आज से पहले कहीं लिखा था ऐसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्या मैंने ऐसा आज से पहले लिखा था कभी? अरे बोलो तो सही, क्या आज से पहले लिखा गया था ऐसा? हाँ सर, आपने बिल्कुल लिखा था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना था? उसका फॉर्मूला होता था सर Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू ई, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रेडियस कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच, R इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता था mv स्क्वायर अपॉन R। R से R उड़ गया सर, फॉर्मूला बना KZE स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। एक रिलेशन जो कि मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये रिलेशन मैंने वापस लिखवा दिया। और तुम में से कोई भी बच्चा ये बात नहीं कह सकता कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं था। ये मैं लिखवा चुका हूं तुम्हारी कॉपी के अंदर, दोबारा पढ़ा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। थैंक यू, तुम्हारी मर्जी हो तो बोल देना, नहीं तो एहसान फरामोश तो लोग इस दुनिया में खूब है भाई। हाँ, आइए आइए जनाब। यस यस, हाँ जी, नोट हो जाए तो डन लिखना। अब इतना नोट करके डन भी लिखना है कि सर हो गया है। आप आगे चलो, आप आगे चलो। हाँ, आपको ये वाला जो आपने लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये बहुत काम में आएगा अभी थोड़ी देर पहले, आप थोड़ी देर बाद आपके, है ना। मैं क्या करूंगा ना, यहां से ऑर्बिट की रेडियस निकालने का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, है ना। मैं ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं। मैं ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं।
कर दूं अगर तुम लोग कहो तो? कर दूं पक्का? आओ सर कर दो। फिर हेडिंग लिखिए आप लोग, हेडिंग लिखिए रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। हेडिंग लिखिए रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। ऑर्बिट की रेडियस हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। ऑर्बिट की रेडियस को मैं आर एन से दिखा रहा हूं। एन यहां पर ऑर्बिट नंबर बता रहा है ना, कौन से ऑर्बिट की रेडियस की बात कर रहे हो, वो आर एन है। देखो सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन लिखा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या आपको याद है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पोस्टुलेट पढ़ा था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है h अपॉन 2 पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से v का वैल्यू निकाल लेता हूं। निकाल लो सर, v का वैल्यू यहां से आया NH अपॉन 2 पाई एम आर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। और मैं क्या करूंगा ना, मैं पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करना चाहता हूं बताओ सर, क्या करना चाहते हो आप? बेटा मैं v का वैल्यू यहां से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाहता हूं। अगर तू कह दे तो। नहीं तू कह दे तो रख दूं मैं तो। यस सर, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ये रही सर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है सर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। सर आप एक काम करो, ये है m और ये रहा v, इसका स्क्वायर करो सर। अरे मैंने कहा अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। क्या यही बना क्या? बेटा मैं पूरा डेरिवेशन करवा रहा हूं, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप डेरिवेशन क्यों करवा रहे हो, डेरिवेशन की क्या जरूरत है? बेटा डेरिवेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि स्कूल एग्जाम में हो सकता है आपसे ये डेरिवेशन करवा ले। ठीक है दादा, डन। ठीक है सर, ये आपने बना दिया। ठीक है सर, अब देखो इसमें क्या क्या उड़ा। सर देखो एक आर से एक आर उड़ गया सर। ठीक है, हाँ सर यही उड़ेगा सर, और कुछ नहीं उड़ रहा। नहीं सर, सर एम भी उड़ रहा है सर, एक एम से एक एम उड़ गया सर। अरे तो मैंने कहा मुन्ना यहां से आर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? आपने कहा सर आर का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन रहा है, आर इधर आ गया, ऊपर बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर 4 पाई स्क्वायर एक एम बचा हुआ है, और सर के जेड स्क्वायर यहां जाएगा। हो भाई साहब, रेडियस का क्या फॉर्मूला बना है सर, क्या गजब फॉर्मूला बना है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन, सुनो बे ओ मेरे भाइयों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है, n इज योर शेल नंबर, है ना। n यहां पर किसको दिखा रहा है? शेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर को बता रहा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला बनेगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर। अरे सर ये क्या हो लिया, ये तो कुछ बहुत भारी सा एक्सप्रेशन। सर ये कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा याद रखना ही नहीं है, याद रखना ही नहीं है। मैंने कब बोला याद रखना है? तो सर तो क्या याद रखना है? मैंने कहा बेटा देख, पता तुझे क्या याद रखना है? इसमें से तू एक बात बता, कांस्टेंट कौन कौन सी वैल्यूज है? दादा एक बात बता, इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट है? सर देखो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के का वैल्यू कांस्टेंट है, जेड नहीं है सर कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। सर ये बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, तो आप एक काम करो सर, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो। मैंने कहा कर दी। अरे सर कैसे मजाक कर रहे हो, कहां कर दी आपने? मैंने कहा कर दी। अब तो सर कर दी तो कुछ वैल्यूज आएगी ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आएगी। क्या आएगी? फॉर्मूला आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ये वैल्यू किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में। बस मैं चाहता हूं आप लोग ये फॉर्मूला याद रखें। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है। और एन है यहां पर, वापस से लिख देता हूं, ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, जो भी कहो आपकी श्रद्धा है, और जेड है सर एटॉमिक नंबर। ये देखिए जनाब, जब आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे, जब ये सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो लास्ट में अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला बनेगा nth ऑर्बिट की रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। वे तुम्हारा काम मैंने कर दिया है, एक बार के लिए थैंक यू तो बनता है। नहीं बोलो। और जिसको मेरी बात पे विश्वास ना हो वो घर जाए, आराम से इनमें सारी वैल्यूज पुट करे, एच की वैल्यू पुट करे, 4 पुट करे, पाई करे, एम करे, के करे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करे, सॉल्व करे, यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं सर, ये जो nth ऑर्बिट की रेडियस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड।
क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? nth ऑर्बिट की रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। यस, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि दादा एक ग्राफ बनाइए जरा, किस किस के बीच, nth ऑर्बिट की रेडियस और n स्क्वायर के बीच, तो क्या ये ग्राफ ऐसा बनेगा? अरे सर बिल्कुल बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि बेटा nth ऑर्बिट की रेडियस और 1/z के बीच ग्राफ बना, nth ऑर्बिट की रेडियस और 1/z के बीच ग्राफ बना, तो आप बोलोगे nth ऑर्बिट की रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा बनेगा, है ना? ऐसा लिख सकता हूं, nth ऑर्बिट की रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, nth ऑर्बिट की रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। बताइए, क्या ये सब कुछ सुन के किसी के पेट में दर्द तो नहीं है ना? और अगर अपनी कॉपी में नोट कर लें तो डन लिखे मुझे बताएं कि सर नोट कर लिया है, ऐश करो आप। यस, जल्दी से बताएं। दादा बोलना पड़ेगा यार। यस यस यस, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। एंड व्हाट इज एन आर एन एन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना? ये मेरे हिसाब से ये लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई, ये है सर nth ऑर्बिट की रेडियस, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर अपनी कॉपी में लिख लें तो मुझे डन लिख के सूचित करें कि सर हो चुका है सर। एक बहुत ही प्यारा डेरिवेशन, बहुत शानदार डेरिवेशन आप लोगों ने लिखा है, और कितना सिस्टमैटिक है यार हर चीज, देखो ना कितने नोट्स, कितने अच्छे तरीके से मैं लिखता हूं कॉपी में, कितना अच्छा तरीके से बोर्ड वर्क होता है। फिर भी मैं देखता हूं कई बार कमेंट्स में बच्चे लिखते हैं बोर्ड वर्क बहुत खराब था, बोर्ड पे चीजें अच्छे से नहीं लिखी हुई थी। मैं आपको बताऊं, अगर ये चीजें अच्छे से नहीं लिखी हुई है ना बोर्ड के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि यहां कोई कोई भी टीचर अच्छे से लिखता होगा। अगर ये तुम्हें अच्छे से नहीं लिख रही, अगर लिखी हुई नहीं दिख रही तो है। बोर्ड वर्क नोट क्लीन, अरे यार मैं तो साला बोर्ड वर्क पे इतना एम्फेसाइज करता हूं, इतना अच्छे से मैं हर चीज को लिखने की कोशिश करता हूं, फिर भी पता नहीं दुनिया क्या सोचती है। हाँ, यहां तक ठीक है सर, है ना? अब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, मैं वापस लिख रहा हूं, देखो यहां से मैं कुछ चीजें और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, है ना? मैं कुछ और चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आपने लिखी है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये आपने लिखा है ना? अब मैं स्पेसिफिकली, है ना, अब मैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, फॉर हाइड्रोजन एटम, यस फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ फॉर हाइड्रोजन। अबे तो सचिन सर को लिखना क्या होता है थ्योरी में? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ तो न्यूमेरिकल है वहां, थ्योरी क्या लिखनी होती है? थ्योरी तो साला हमें लिखनी होती है। हाँ बताओ, इतने मोटे मोटे देखो डेरिवेशन, इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं घुमा रहे, सचिन सर को क्या लिखना होता है थ्योरी? तो मैथ्स लिखनी होती है उनको तो। सर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, सर हाइड्रोजन का नाम लेते ही जेड का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया सर, है ना? 1 हो गया सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, आप लोगे फर्स्ट ऑर्बिट मतलब R1, n का वैल्यू 1, तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, इसका मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बात बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, या फिर ऐसा लिख दो 2 का स्क्वायर इंटू 0.529 किसके बराबर है? R1 के बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 का स्क्वायर इंटू R1। क्या लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पूछूं तुमसे, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 3 का स्क्वायर तो रहने दो, ये जो 0.529 है इसको मैं R1 लिख दूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख दो। अरे मेरे भाई अगर ऐसे चलते जाओगे तो nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1 होती है। ये रिलेशन जेई में भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, और आगे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें भी ये रिलेशन काम में आएगा। सर जो nth ऑर्बिट की रेडियस होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का n स्क्वायर टाइम होती है सर। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस 2 का स्क्वायर इंटू R1, हाँ सर। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 3 का स्क्वायर इंटू R1, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस 4 का स्क्वायर इंटू R1। एक रिलेशन बन गया, nth ऑर्बिट की रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1। डन लिख दीजिए कि सर हो गया, ये लिख लिया हमने। अब इस पे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
यस, डन। हाँ, ये सब कुछ एंगस्ट्रॉम में है बेटा, एंगस्ट्रॉम में। वेरी गुड सर। सर ये तो आपने सिर्फ रेडियस कैलकुलेट करी सर इलेक्ट्रॉन की। मैंने कहा तो और क्या कैलकुलेट करना है? कहता है सर, सर आप एक काम कर दो ना सर, सर आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर दो ना इलेक्ट्रॉन की। मैंने कहा ठीक है चल, तू कह रहा है तो कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालें? मैंने कहा देख, वेलोसिटी निकालने से पहले तू मुझे एक बात बता, क्या तूने अभी रेडियस का फॉर्मूला लिखा था ना? हाँ सर लिखा था। क्या लिखा था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। क्या तूने यही लिखा था क्या? देख ले भाई, भाई एक बार के चेक कर लो दादा मुन्ना भाई लोग। अरे रुको तो सही। हाँ हाँ, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले रेडियस का ये फॉर्मूला लिखा था क्या? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। बोलो सर। ऐसा देखा देखा सर लग रहा है सर, याद नहीं है सर। ये देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। हाँ सर ये लिखा था सर। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, ये जो आर की वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू, अगर मैं उठा के इक्वेशन नंबर 2 में लिख दूं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी? क्या बात कर रहे हो? कभी वेलोसिटी उठा के कहीं रखते हो, कहीं आर उठा के वेलोसिटी मेरा, क्या कर रहे हो सर? मैंने कहा भाई ऐसे ही तो होता है, डेरिवेशन ऐसे ही किया जाता है। अगर मैं इस रेडियस का वैल्यू यहां से उठा के इक्वेशन नंबर 2 में लिख दूं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी सर, निकालो। पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में लिख दीजिए सर। इक्वेशन 2 है क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ये है सर, ये है सर इक्वेशन नंबर 2, है ना? तो यहां से आइए लिख देते हैं एक बार के लिए, एन एच अपॉन 2 पाई एम। आर का वैल्यू कितना है सर? आर ये रहा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अरे सर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? सर कुछ कट पिट रहा है क्या? मैंने कहा चेक कर ले, कुछ कट रहा हो तो भाई। सर कुछ कुछ तो कटेगा सर, ऐसा लग रहा है सर, फील आ रही है। एन से एक एन उड़ गया, एच से एक एच उड़ गया सर, 2 से 2 उड़ गया सर, पाई से एक पाई उड़ गया सर, ऊपर 2 बचा सर। यस सर, एम से एम भी उड़ गया सर। अरे सर सब कुछ उड़ के ना, पता लास्ट में क्या बचा है? वेलोसिटी जो बची है ना, वेलोसिटी। पता सर उसका फॉर्मूला क्या बचा? देखो, ऊपर ऊपर कुछ नहीं बचा सर। सर ऊपर बचा है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर। और सर पता है नीचे क्या बचा? नीचे बचा है सर एन इंटू एच। चेक कर लो, क्या यही बचा है क्या? भाई लोगों, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों की भी हेल्प चाहता हूं कि अगर कहीं मान लीजिए कुछ डेरिवेशन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप मुझे बता सको। यस यस, बताओ देखें, क्या यही बचा क्या? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, क्या यही बचा? अब मुझे बताइए, ये जो वेलोसिटी आई है, क्या इसमें भी कोई चीज कांस्टेंट है क्या? हाँ सर इसमें कुछ कुछ कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। और क्या मैं ये सारे कांस्टेंट लिख दूं इसमें? हाँ सर लिख दो। लिख दिए बेटा। अरे कहां लिख दिए सर? अरे लिख दिए। वैल्यू क्या है ये बताइए? वैल्यू आई है, वैल्यू आई है, नजर लग चुकी है तुम्हारी। उस वैल्यू पे देखा नहीं गया तुमसे कि मास्टर ने इतना जल्दी कैसे लिख दिया? नजर 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि nth ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर z है। निपटा दिया। यस, यहां से मुझे दिख रहा है कि सर जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय एन। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय एन। ये वो फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों से चाहता हूं आप लोग याद रखें वेलोसिटी का। ये भले ही आपको याद रहे ना रहे, और मैं चाहता भी नहीं इसको याद रखो, ये वाली फॉर्मूला याद रखें आप लोग। 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। डन लिख दो। कुछ न्यूमेरिकल करवा देता हूं और फिर उसके बाद तुम्हें घर भेज देता हूं। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाएगी आज। एनर्जी जो है वो आज कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं।
यस, फटाफट। हो गया, डन डन। आइए सर, आइए सर, आइए सर, एक आधा क्वेश्चन कर लिया जाए। आओ जनाब। नहीं नहीं, टोटल एनर्जी तो हमने पढ़ी नहीं अभी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को निपटाया जाए। आइए सर, इस क्वेश्चन को निपटाते हैं थोड़ा सा, है ना। आइए सर, सबसे पहले इस क्वेश्चन को निपटाया जाए। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिए। हाँ, पहले ही पोल दे दो सर। सर पहले ही पोल दे दो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ोगे। कहता है इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, है ना। क्या जो बोला गया ना वो लिख लो कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रही है, मतलब z इज इक्वल टू 1 हो गया। और फर्स्ट ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 में जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है v1, वो कितनी है, x है। हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 के अंदर उसका जो स्पीड है वो कितना होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत भारी। ये क्या हुआ बे? पता नहीं, चलते चलते कहां क्या हो जाता है। अरे मुन्ना, कुछ तो आओ कहीं पे। कहां गया पीसी? ये रहा, ये रहा। हाँ, ये देखो, मैं इस क्वेश्चन का पोल आपको देना चाह रहा था, और ये जो पोल है मैं टाइमलेस पोल आपकी स्क्रीन पर देना चाह रहा हूं, है ना। आप लोग कहो तो दे देता हूं, भले टाइमलेस पोल दे दें, टाइमलेस। हाँ सर, टाइमलेस पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइमलेस पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए टाइमलेस पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग देखिए सर कैसे करें इस क्वेश्चन को। मैंने कहा देख, अभी मैंने आपको तुझे एक फॉर्मूला बताया था ना कि वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाय एन, यही होता है। मतलब सर जो वेलोसिटी है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। इन दोनों ही केसेस में z तो कांस्टेंट है, दोनों ही केसेस में z कांस्टेंट है। इसका मतलब ऐसे लिख दूं, जो वेलोसिटी होगी सर वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या दादा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। वेलोसिटी जो है n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसे लिख दूं मैं, v1 अपॉन v3 इज इक्वल टू n3 अपॉन n1। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो किसी के पेट में दर्द है क्या? अरे सर कैसे हो सकता है दर्द? आप कह रहे हो वेलोसिटी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है। v1 अपॉन v3 इज इक्वल टू n3 अपॉन n1। तो सर v1 की वेलोसिटी दे रखी है x, v3 आपसे निकालने को बोला है, ये है 3, ये है 1, v3 इज इक्वल टू x/3। और x/3 सर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। सर आप बी पे ताला मारिए। यस, कहां गया सर? आप बी पे टिक मारिए और सर रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट 71% है। ये पता नहीं 18% कौन से भाई लोग हैं मेरे बेटा, गलत हो आप। 18% वाले सरासर गलत है। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? आपके पेट में दर्द है, बहुत बढ़िया बेटा, पेट में दर्द है ना। तो आसपास कोई मेडिकल है, उसको बोलिए, है ना, पेट दर्द की दवा दो। खाना कम खाया करो, पचेगा अच्छे से, है ना। ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हमेशा इसी तरीके से आप लोग सॉल्व किया कीजिए, है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हमेशा आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करने की आदत डालिए कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां से रिलेशन बनाइए और रिलेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह का एक और क्वेश्चन करवाता हूं, सुनो, आओ। इस तरह का एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। यस, क्या कह रहा है दादा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज एक्स। देखो, बोहर फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हीलियम प्लस, सुनो पहली बात, हीलियम प्लस के लिए z का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। हीलियम के लिए z 2 होता है।
और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, x दे रखी है। और मेरे से क्या पूछा है, रेडियस ऑफ बोर्स सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अरे तो भाई साहब हाइड्रोजन के लिए z1 हो जाएगा, इसके सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आपसे पूछिए, r2 का वैल्यू आपसे पूछा है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस दादा, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अरे बोलो तो हाँ सर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं इस क्वेश्चन का आपको अगर पोल दे दूं और टाइमलेस पोल दे दूं तो क्या मजा आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बेटा, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, है ना, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर दूंगा फिर तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, है ना। तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, है ना। आओ सर देखो, सर आपने रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखा था? मैंने कहा बेटा nth ऑर्बिट की रेडियस लिखी थी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये लिखा था। सर इसका मतलब यह है कि जो रेडियस है वो एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कह सकता हूं मैं। सर दोनों केसेस में एन भी डिफरेंट डिफरेंट है, जेड भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैं ऐसे लिख दूं, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड किसका, या फिर इसको ऐसे लिख दो, रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ किसका, हाइड्रोजन। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर बाय जेड के। ऐसे लिख दो, एन स्क्वायर बाय जेड किसका, हीलियम प्लस का, एन स्क्वायर बाय जेड किसका, हाइड्रोजन का। ये रिलेशन आप लोग ऐसे बना के कीजिए क्वेश्चंस को, तो आपके लिए फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन। यस आपके लिए फास्ट हो जाएगा दादा। रेडियस ऑफ हीलियम प्लस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, तो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस अपॉन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड हीलियम प्लस डिवाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड हाइड्रोजन। तो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालना है एन स्क्वायर। हीलियम प्लस का एन कितना है सर, हीलियम प्लस के लिए एन दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, हीलियम का कितना है, हीलियम का जेड है सर 2, और इसको आप लोग डिवाइड करोगे किसके, एन स्क्वायर बाय जेड किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए एन कितना 2, तो सर 2 की पावर 2 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का जेड कितना 1। तो सर इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना सर, ये बन गया 1/2 डिवाइड बाय 4, तो सर ये वैल्यू 1/8 मिल गई। और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो आ रहा है सर, वो तो मेरे हिसाब से 8x आ रहा है सर मेरा तो 8x आ रहा है सर। यस सर, मैं पोल को खत्म करके डी ऑप्शन पे टिक मार रहा हूं सर, मेरा तो 8x आ रहा है सर। अरे कुछ गलत किया क्या, इतना गड़बड़ कैसे हो गया है भाई साहब, इतना गड़बड़ कैसे हो गया अबे भाई लोग, अबे क्या चक्कर है? ये कौन लोग हैं 65%, 21%, ये 8% वाले बेचारे भाई, तुम लोग भगवान हो भाई। आदित्य, एमडी लूफी, सक्षम, मोहम्मद, एहसान अली, किशन, श्लोक, वैभव, आदित्य, अंश, उत्पल, आप लोग भगवान हो भाई, भगवान के बराबर हो। तुम 8% कैटेगरी में हो, अबे तुम 8% हो, देख रहे हो? हाँ हमारा गलत है, अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा गलत है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया सर, आपका गलत है सर। अबे कान पे पड़ेगी ना थप्पड़, कैसे गलत है मेरा, है कहां से गलत है बताओ? हमारा सही है बेटा जी, आपका गलत है। आप लोग भेड़ चाल में फंस गए हो, आप भेड़े हो, भेड़े। भेड़ पता है क्या करती है, जैसे एक भेड़ों का झुंड चल रहा होता है, उसमें सबसे आगे वाली भेड़ जो चल रही होती है ना, सारी भेड़ें उसी के पीछे पीछे चलती है। आगे वाली भेड़ चलते चलते अगर एक कुएं में गिर गई तो जो बाकी भेड़ें हैं अपना दिमाग लगाए बिना वो भी उसी कुएं में गिर जाती है। यही तुम्हारे साथ हुआ है, किसी ने यहां सी लिख दिया, साला तुम भेड़ों की तरह उनके पीछे गए और तुम्हारा कट गया सी में, देख रहे हो? तुमने खुद से ज्यादा समझदार समझने की गलती करी किसी और को, और उसका नुकसान उठाना पड़ा तुम्हें, है ना। तो खुद से ज्यादा समझदार मत समझो किसी को, तुम ही ज्यादा समझदार हो ऐसे मानो, ठीक है। हाँ ज्ञानी आदमी। लो सर, आज ये जो क्वेश्चन है सर, ये आपका होमवर्क है दादा, इसको आप लोग घर पे करोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने कर लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्लास में कर लिया है। बाकी मैं देख लेता हूं अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे लायक है तो। नहीं, एनर्जी नहीं पड़ी है, एनर्जी नहीं पड़ी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये भी एनर्जी का क्वेश्चन है, ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया, अभी नेक्स्ट क्लास में होगा।
एनर्जी नहीं, नेक्स्ट क्लास में होगी। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, करना देखे तुम लोग ये वाला क्वेश्चन। ये तो चलो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, ये नेक्स्ट क्लास में सारा खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, आज के लिए इतना ही। ये आपका होमवर्क है। आज आपको डीपीपी मिलेगी, सुनो मेरी बात गौर से। डीपीपी में बोहर मॉडल के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। बोहर मॉडल के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस में से रेडियस और वेलोसिटी वाले जो क्वेश्चंस है ना, वही आपको करने हैं। रेडियस वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन एनर्जी का हो, है ना, फ्रीक्वेंसी का हो, फ्रीक्वेंसी, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखे, एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, उसको नहीं करना है आज वाली डीपीपी में से, है ना। तो एकदम से तुम बवाल मत करना, है ना, बवाल मत करना। अरे सर ये तो किया ही नहीं था, ये तो हमारी कॉपी में नहीं है सर, है ना, ये तो हम आपने करवाया नहीं सर, आज आपने डीपीपी गलत दे दी, ये वो फलाना ढिमका। ये वाले क्वेश्चन कर लेना, बाकी मत करना। सिंपल बात ये है। बोलो, अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर मेरा रॉन्ग है कोई बात नहीं, आप लोग घर जाओ, है ना, घर जाके और घर पे वापस से सॉल्व करो उसको, वापस वापस सॉल्व करो, है ना, खुद से सॉल्व करो और देखो कि मास्टर ने कहां गलती करी है ना। नेक्स्ट क्लास में आके तुम मुझे बताना कि सर आपने यहां पर गलती करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आके बताना। यस, डन, पक्का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है जनाब, तो आप लोग आए इस क्लास में, और मैं आजकल देख पा रहा हूं कि जनता क्लास में थोड़ी कम दिखने लग गई है। अब मुझे नहीं पता उसका रीजन क्या है। हाँ, उसका रीजन एक ये हो सकता है कि सर जो लोग, है ना, जिनको तकलीफ थी वो 2.0 में शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग धीरे 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 क्लास अटेंड नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है कि सर हम थोड़े ज़्यादा समझदार बन चुके हैं, सर हम थोड़े ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं, तो हम सर कमेंट नहीं करते सर, बार बार हम स्पैम नहीं करते, है ना। आप हमसे पूछते भी हो तो हम अपना नोट्स बना रहे होते हैं, हम चुपचाप कंसंट्रेशन से सुन रहे होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। देयर में बी एन नंबर ऑफ रीजंस। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं आपको बताऊँ, मेरी क्लास में जनरली ऐसा ही होता है। मेरी क्लास में लगभग 1.5-2 महीने बाद जो क्राउड बचता है ना, वो वाला क्राउड बचता है जिसको लगता है कि यार क्लास में आके सिर्फ पढ़ना है मुझे, है ना, और कुछ एंटरटेनमेंट या फिर कुछ और बातें जनरली क्लास में नहीं होती, है ना। तो लास्ट में वही बच्चा बचता है। यस, हाँ, नहीं नहीं, हाँ। तो कल भाई तुमने क्या क्या बवाल मचाया रील पे, हैं। और मैंने रील डाली एक, वो कल देखी क्या तुमने, वो इंस्टाग्राम पे, वो क्रिकेट वाली। क्या भाई, एकदम जनता ने क्या कमेंट के कमेंट, कोई कह रहा ब्रैटली, कोई कह भाई उतनी हमारी औकात नहीं है ना। हाँ, हमारी तो इतनी उम्र हो गई है कि इस उम्र में लोग संन्यास लेने का सोचते हैं ना। है ना, संन्यास की तरफ जा रहे हैं वैसे मानो, नहीं। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया उस पर। यस, बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना, आप सब लोगों को। आ, जाते जाते मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ यार, मेरा 2-3 दिन हो गए, तो आप लोगों के लिए, हाँ, 2-4 लाइन अगर हो जाए फिर क्लास को खत्म कर देते हैं। यस, फिर क्लास को खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इंस्टाग्राम वो करना है, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है भाई। हाँ, जो इंस्टाग्राम से जितना दूर रह सके उतना अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, जितना दूर रह सके उतना अच्छा है। दूर रहो इससे, तभी तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो चलो 2-4 लाइन है, कुछ 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 लोगों के लिए 2-4 लाइन है। कहता है कि अभी कुछ तो शेष है मुझ में। शेष का मतलब समझते हो, कुछ बचा है मेरे में भी, है ना। कहता है कि अभी कुछ तो शेष है मुझमें, अभी हारा नहीं हूं मैं। हारना भी नहीं है यार, क्यों हारना है, अभी तो बहुत लंबा सफर है ना। और मैं हमेशा बोलता हूं इस कंपटीशन में बने रहना है। यस, मैं हमेशा बोलता हूं कंपटीशन में भाग नहीं सकते तो चलना है, चल नहीं सकते रेंगना है, जो कर सको करना है, लेकिन रुकना नहीं है ना, बाहर नहीं होना है। कहता है कि अभी कुछ तो शेष है मुझ में,
अभी हारा नहीं हूं मैं, और एक दिन चमकना है मुझको भी, एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूं मैं, और मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है, मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है, पर जल की धारा नहीं हूं मैं किस्मत को दोष नहीं देता। समझो क्या गजब बात लिखी है। कहता है कि मैं किस्मत को दोष नहीं देता, क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं मैं। ये एटीट्यूड है, जिस दिन आ जाएगा ना, मैं आपको बताऊं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ना, आप जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाओगे, है ना, कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठे हो आप। कहता है कि मैं किस्मत को दोष नहीं देता, क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं मैं, और मेरे हृदय में भी प्यार पलता है, भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूं मैं, कि मेरे हृदय में भी प्यार पलता है, भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूं मैं, सबके सामने अक्सर ही खुश नजर आता हूं, कि सबके सामने अक्सर खुश ही नजर आता हूं, पर खुश भी सारा का सारा नहीं हूं मैं, खुश भी सारा का सारा नहीं हूं। क्या गजब लाइन लिखी है ना। और अभी तो कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूं मैं। ठीक है, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपसे वापस मुलाकात होगी कल, और मुझे लगता है कल वाली जो क्लास है मैं नोएडा से ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और बैच लॉन्च में जाना है। पिछले एक वीक के अंदर मेरा तीसरा चक्कर होगा नोएडा का, बड़ा भारी काम हो गया भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।